दिस इज अनस्टेबल। तो अभी आई थिंक E2 का भी इंडक्शन मोटर के एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं। तो जब भी हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसका स्पीड बढ़ने लगता है, ठीक है, एंड फिर वो जाके स्टेबलाइज होता है एट सम स्पीड। तो वो बढ़ने लगता है तो ऑब्वियसली वो रुकता नहीं है कि हम उसके उसके रीडिंग्स ले। इसीलिए हम ये अनस्टेबल रीजन के कोई भी रीडिंग्स नहीं ले सकते। वॉट एवर रीडिंग्स वी कैन टेक दे आर इन दी स्टेबल रीजन। जो लोड कर्व एक्सपेरिमेंट E1 का हुआ है, हमने अलग अलग टॉक पे वी फाउंड दैट अलग अलग डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट करंट, डिफरेंट पावर फैक्टर, वो सब यही रीजन में थे। तो हमारे पास टॉर्क का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, जिसमें से हमने स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन निकाला बाय कंसीडरिंग S इज इक्वल टू 1। So starting torque is almost proportional to 3 by 2 pi ns by 60 into E1 square into R1 dash divided by X2 dash square. And T max मतलब maximum torque is KT by 2, तो इसका भी हमने वैल्यू डाल दिया। This is not X2 dash here, X2 dash square नहीं है यहाँ पे, इधर सिर्फ X2 dash है, ठीक है। And ST max हमें पता है the slip at which maximum torque occurs, that is equal to R2 dash by X2 dash, which is also equal to R2 by X2. And this depends on, जैसे कि last time बताया था, ST max relative है, वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम फिक्स्ड वैल्यू निकालने के लिए उसको हमें NRT max मतलब स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क अगर निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ स्लिप का ये वैल्यू देख के उसको टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। देन या परसेंटेज स्लिप NS हमें पता है। सो फ्रॉम लुकिंग एट द टॉर्क इक्वेशन में मेरे पास हमने फाइंड आउट किए कि ये E1 जो है वो सप्लाई वोल्टेज को प्रोपोर्शनल है, R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस, तो वो दूसरा फैक्टर बना जो वेरी करके हम टॉर्क स्पीड को वेरी कर सकते हैं। NS जो है, NS में और दो फैक्टर है, वन इज फ्रीक्वेंसी, अदर इज नंबर ऑफ पोल्स, जो वेरी करके हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक वेरी होगा। एंड फाइनली इन X2 डैश देयर इज F। ओके, तो हमारे पास चार पैरामीटर्स है जिसको वेरी करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। एंड सबसे पहले उसमें हमने डिस्कस किया दैट इज सप्लाई वोल्टेज। तो हमने देखा दैट टॉर्क स्पीड, द स्टार्टिंग टॉर्क इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर। मतलब अगर आपको टॉर्क में ज्यादा वेरिएशन करना है तो उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको V1 में करना पड़ेगा। V1 स्क्वायर है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर। वैसे maximum torque is also proportional to V1 square, whereas I'm not changing R2, I'm not changing F, so ST max, even your NS will not change, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आया। इसमें और एक ऑब्जर्व करने की बात है, दैट इज कि अगर मेरा एक लोड है, I'll draw a straight line for it। अगर मेरा कांस्टेंट लोड है, सपोज दिस काइंड ऑफ लोड इज देयर, जिसका ये जो वैल्यू है दैट इज टॉर्क वैल्यू ऑफ दैट लोड। लोड जो होगा, जैसे कि हमने लोड मोटर को देखा उसमें, तो लोड मोटर को हम वी वर सेटिंग द लोड, कितना टॉर्क मुझे आउटपुट में चाहिए, या जो लोड मैं लगा रही हूँ उसका टॉर्क रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो वही जो लोड मैंने लगाया उसका, सपोज इट इज अ कांस्टेंट टॉर्क लोड, और हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, तो यू कैन सी अगर मैं कांस्टेंट टॉर्क लोड है एंड इफ आई एम वेरिंग वोल्टेज देन इट विल गिव यू डिफरेंट स्पीड। ये जहां पे रिक्वायरमेंट है कि मेरा टॉर्क कांस्टेंट रहना चाहिए बट मेरा स्पीड जो है वो वेरी होना चाहिए, यू गेट थ्री डिफरेंट स्पीड, बिकॉज हमने तीन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाया है फॉर थ्री डिफरेंट वोल्टेजेस। ओके, तीन एक ही टॉर्क रिक्वायरमेंट के लिए मुझे तीन डिफरेंट स्पीड मिले। तो ऐसा कोई लोड होता है कि जहां पे टॉर्क कांस्टेंट चाहिए बट स्पीड अलग अलग चाहिए सेम टॉर्क के लिए, then you can vary this voltage। Okay, so coming to the to summarize this supply voltage control method, just note down these points अभी जो बताया। for providing same load torque, for providing same load torque, slip increases
with decrease in voltage, with decrease in supply voltage, and consequently speed decreases. तो फॉर सेम लोड टॉर्क अगर हमने वोल्टेज कम किया तो स्लिप यहाँ पे 1 है, स्लिप बढ़ेगी, स्पीड कम होगा. दिस मेथड इज easiest, this method is easiest, cheapest, but rarely used. इजी मेथड है, हमें पता है हम वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं. इवन इन एक्सपेरिमेंट वी हैव वेरीड द वोल्टेज. कैसे वेरी करते हैं? यूजिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर. बराबर. ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू योर ड्राइव्स, एसी ड्राइव जो होते हैं उससे कंपेरेटिवली तो काफी चीप है, इजी है, कोई भी जाके उसको वेरी कर सकता है. तो ये मेथड इजी एंड चीप होने के बाद भी ये रेयरली यूज होता है. पहला उसका रीजन ये है कि आपको अगर स्पीड में कुछ वेरिएशन चाहिए, इफ यू नीड 10% वेरिएशन इन स्पीड, उस दिन हमने डिस्कस किया था ना, फॉर 10% वेरिएशन इन स्पीड आपको वोल्टेज कितना कम करना पड़ेगा? हाँ, 20%. ओके. So for small change in speed, you need to decrease voltage or you need to vary voltage by large extent. हम वोल्टेज को रेटेड के ऊपर तो नहीं लेके जा सकते हैं, इसीलिए ये जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, पहले आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि सबसे पहले मैंने रेटेड का ड्रॉ किया है. रेटेड के ऊपर वोल्टेज आई कैन नॉट टेक दैट. ओके. तो इसीलिए ये V1 इज द रेटेड वोल्टेज एंड फिर वो उसको हम कम करते आए हैं टू सी द चेंजेस इन टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक. राइट. तो ये वोल्टेज को हम अगर हमें स्पीड को अगर 10% से डिक्रीज करना है, सो यू नीड टू डिक्रीज, और टॉर्क को 10% से डिक्रीज करना है, देन यू नीड टू डिक्रीज वोल्टेज बाय 20%. और अगर हमने वोल्टेज को कम किया, लास्ट टाइम हमने वो ट्रिपल वीएफ के वीएफडी में डिस्कस किया था, दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ. एफ कांस्टेंट रखा है, V को कम कर दिया तो मेरा फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स विल रिड्यूस होगा. और अगर वो ज्यादा कम किया तो फ्लक्स भी ज्यादा रिड्यूस होगा, जिससे मेरा जो इंडक्शन मोटर किसके बेसिस पे चल रही है? इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट म्यूचुअल फ्लक्स इन द एयर गैप. जैसे ट्रांसफॉर्मर में वो फ्लक्स होता है कोर के अंदर, वैसे इंडक्शन मोटर में भी जो बेसिक उसका वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करता है? दैट एयर गैप फ्लक्स. रेफरेंस हमने फ्लक्स लिया है ना सारे फेजर डायग्राम में. अगर वो ही कम हो गया तो आपका पावर ट्रांसफर कैसे है? राइट डाउन. इट इज रेयरली यूज लिखा. हाँ, बिकॉज for large change in supply voltage, because large change in supply voltage is required for relatively small change in speed. And due to large change in supply voltage,
a large change in flux density due to large change in supply voltage, large change occurs in flux density, hence disturbs rotating magnetic field. Hence disturbs rotating magnetic field. All right. So this was all about the supply change, supply voltage control. नेक्स्ट मेथड हमने क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में द स्टार्टिंग टॉर्क इट इज बाय कीपिंग द अदर पैरामीटर्स चेंज. वो एस्ट्रिक वो बता रहा है. तो अगर अदर पैरामीटर्स चेंज नहीं किए हमने तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कौन से पैरामीटर्स है? ये दो. एनएस जो है, एनएस इज इक्वल टू 120 f by p. So ns is directly proportional to frequency. x2 dash का फॉर्मूला क्या है, या x2 का फॉर्मूला क्या है? क्या है ये x2? क्या है x2? 2 पाई एफ एल, वो लीकेज रिएक्टेंस है रोटर का. तो 2 पाई एफ उसका स्क्वायर है. तो ns is directly proportional to f, x2 dash is directly proportional to f, तो x2 dash square will proportional to f square, and therefore starting torque is proportional to 1 by f cube, inversely proportional to f cube. T max में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सिर्फ, that is the only difference, तो इसीलिए it is proportional to f square. ST max it is proportional, inversely proportional to x2 dash, तो इसीलिए ST max is inversely proportional to f also. NS भी f को proportional है, डायरेक्टली proportional. तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो सबसे पहली बात हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी वेरी होगा. जब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड अगर वेरी हुआ तो उसके साथ साथ वो मेरा ST max जो है वो भी वेरी होगा. The slip at which maximum torque occurs. मेरा T max भी वेरी होने वाला है एंड मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी वेरी होने वाला है. So almost all parameters are going to vary. Okay? तो F1 अगर मेरा रेटेड फ्रीक्वेंसी है, ये रेटेड फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक निकाला है. अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम किया रेटेड के ऊपर आए, मतलब अगर मेरी मोटर डिजाइन है, फॉर एग्जांपल आर मोटर विच इज इन लैब, वो 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन है, बट उसको हम 60 हर्ट्ज तक लेके जा सकते हैं. ठीक है. अगर मैंने वो फ्रीक्वेंसी को कम किया तो क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वो बढ़ेगा. इवन मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ेगा. ST max is also inversely proportional, बट अभी क्या है, NS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो NS2 कम होगा. बट द फ्रीक्वेंसी, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, वो थोड़ा ये साइड आएगा. मतलब इनमें जो डिस्टेंस था कौन किसके बीच में? ये दोनों के बीच में, NRT max एंड NS1, इनके बीच में जो डिस्टेंस था अभी वो डिस्टेंस NRT max 2 एंड NS2 के बीच में वो कम हो जाए. ठीक है. वो अगर हम माइन्यूटली अगर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने गए तो हमें लगता है फॉर यू पीपल दैट NS1 NS2 द सिंक्रोनस स्पीड इज गोइंग टू वेरी, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क वो वेरी होने ही वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट योर स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर वो भी वेरी हो. ठीक है. तो इसमें अभी डिसएडवांटेज क्या है? ऊपर मैंने बताया था ये जो फ्लक्स है ऑफ इंडक्शन मोटर, जो एयर गैप फ्लक्स है, वो किसको प्रोपोर्शनल होता है? V by F को. हाँ, हमारा EMF इक्वेशन से हमने वो डिराइव किया था. अभी अगर मैंने वोल्टेज कांस्टेंट रखा, इफ आई कीप वोल्टेज कांस्टेंट, और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम किया तो क्या होगा? एयर गैप फ्लक्स बढ़ेगा. ठीक है.
अभी मेरा जो इंडक्शन मोटर है, फ्लक्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बहुत सारी बात की थी इन फर्स्ट सेमिस्टर। फ्लक्स अगर ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो क्या होता है? डज इट लीनियरली इंक्रीज? सैचुरेट होता है। तो जैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी मैंने कम किया तो आफ्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी मेरा फ्लक्स जो है वो सैचुरेट होगा। तो फॉर स्मॉल चेंज इन फ्लक्स मुझे करंट ज्यादा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल टेक अ लार्जर करंट, स्टेटर करंट, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग भी होगा। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। पहली बात तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है तो आइदर आपके पास एक सेपरेट अल्टरनेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो मुझे 50 हर्ट्ज नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देनी है कि जो 50 हर्ट्ज के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट करे, तो आपके पास एक सेपरेट अल्टरनेटर होना चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइव होना चाहिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वो कंपेयर टू वोल्टेज कंट्रोल इट इज नॉट दैट चीप, नॉट दैट इजी एज वेल। और उसका अलग डिसएडवांटेज क्या है कि उससे फ्लक्स लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स सैचुरेट कर देता है एंड देन इट स्टार्ट्स टेकिंग द मोर करंट। सो राइट डाउन दैट। ये ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने। At lower frequency, at lower frequency, the motor current the motor current may become too high. May become too high. Now this is another reason. अभी क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, हमारे लीकेज रिएक्टेंस का क्या होगा? फॉर्मूला क्या है लीकेज रिएक्टेंस का? हाँ, लीकेज रिएक्टेंस X2 का फॉर्मूला क्या है? X2 का फॉर्मूला अभी बताया ना, 2πfl। अभी उसमें से फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो रिएक्टेंस भी कम होगा। मतलब रेटेड फ्रीक्वेंसी पे वो मशीन जो रिएक्टेंस ऑफर कर रही थी, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो वो रिएक्टेंस उससे कम हो जाएगा। और अगर रिएक्टेंस कम हुआ तो ऑब्वियसली आई एम सप्लाइंग रेटेड वोल्टेज, वोल्टेज तो मैंने कम नहीं किया है। सो V बाय Z, अगर Z कम हुआ तो करंट बढ़ेगा। ओके, दिस इज अनदर रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द करंट। हाँ, दिस बिकम्स टू हाई ड्यू टू डिक्रीज, due to decreased reactance. If frequency if frequency is increased beyond rated value, if frequency is increased beyond rated value, maximum torque falls because it is inversely proportional ना। अगर frequency बढ़ाया तो torque कम होगा। Maximum torque falls while speed rises. While speed rises. तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ? अगर फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीज किया, इफ frequency is decreased,
फॉर रेटेड सप्लाई वोल्टेज, मतलब सप्लाई वोल्टेज को चेंज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ कम किया, रेटेड सप्लाई वोल्टेज तो क्या होगा, फ्लक्स जो है एयर गैप फ्लक्स, वो क्या है हमारा फ्लक्स का रिलेशन, प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ। फ्रीक्वेंसी को कम किया, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को कम किया तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। सो एयर गैप फ्लक्स increases increases and tend to saturate tend to saturate which causes unnecessary increase in stator current and distortion in stator flux. अननेसेसरी इंक्रीज इन स्टेटर करंट, पता चला कि अगर हमें फ्लक्स को थोड़ा भी बढ़ाना है तो मुझे स्टेटर करंट ज्यादा खींचना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज डिस्टॉर्शन इन स्टेटर फ्लक्स। तो इफ यू रिमेम्बर हमने ट्रांसफॉर्मर में एक अजम्पशन, जो 4 अजम्पशंस किए थे आइडियल ट्रांसफॉर्मर के, उसमें सबसे लास्ट अजम्पशन था कि जो फ्लक्स है वो लीनियर रीजन में ही रहेगा। याद तो आएगा नहीं ना? ऑपरेटिंग फ्लक्स जो है वो ये लीनियर रीजन में ही रहेगा, ये हमारा अजम्पशन था। और वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर से हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पे गए, फिर भी हमने ये अजम्पशन रखा था। दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू, अगर ये सैचुरेशन में जाता है तो मेरा वोल्टेज साइनोसाइडल दे रही हूं मैं, इसीलिए मैंने अज्यूम किया कि फ्लक्स भी साइनोसाइडल होगा। जो हमने यहाँ पे वो किधर गया, वो साइनोसाइडल डायग्राम निकाला था शायद इससे पहले। हाँ, कि मैंने अगर वोल्टेज साइनोसाइडल दिया है तो मेरा फ्लक्स भी साइनोसाइडल होगा। बट अभी फ्लक्स सैचुरेट हुआ तो मेरा वोल्टेज अगर साइनोसाइडल है तो जरूरी नहीं, अगर ये सैचुरेशन रीजन में चला गया तो फ्लक्स भी साइनोसाइडल रहना जरूरी नहीं है। और वो उसका जो, अगर वो साइनोसाइडल नहीं रहता है, सैचुरेट हो जाता है, तो ये कर्व कुछ ऐसा फ्लैट दिखता है, जिसके वजह से फ्लक्स में हार्मोनिक्स आते हैं। जो भी चीज साइनोसाइडल नहीं है, इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट साइनोसाइडल, उसका मतलब वो पैरामीटर में हार्मोनिक्स है, राइट। एंड हार्मोनिक्स मतलब हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है। तो ये हार्मोनिक्स क्या करते हैं, ये हमारे कुछ काम के नहीं है हार्मोनिक्स, बिकॉज हमें चाहिए 50 हर्ट्ज का वोल्टेज, 50 हर्ट्ज का फ्लक्स। बट हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज हीटिंग इन द कोर। उसके अलावा भी काफी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं हार्मोनिक्स के। आई थिंक सर्किट एंड नेटवर्क में आपको हार्मोनिक्स का चैप्टर है, वहां पे वो आएगा। तो अगर मेरा फ्लक्स इफ इट इज नॉट इन दिस लीनियर रेंज, या अगर लीनियर रेंज के बाहर चला गया, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा
वो साइनोसाइडल नहीं रहेगा, और उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या, कि जो चीज साइनोसाइडल एक्सपेक्टेड है वो साइनोसाइडल नहीं मिले। डिस्टॉर्शन यहाँ पे भी हमने देखा कि कैसे वो फ्लक्स फ्लैट हो जाएगा अगर सैचुरेशन आ गया तो। डिस्टॉर्शन हमने और कहाँ डिस्कस किया था, और किधर बोला कि सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ? हम्म, एम्पलीफायर में बायसिंग के यहाँ पे हमने बोला था कि अगर मेरा सर्किट प्रॉपरली बायस नहीं है तो आउटपुट पे मेरा पूरा साइनोसाइडल वेव नहीं आएगा, जिसके वजह से वो सिग्नल साइनोसाइडल नहीं होगा, इट विल बी नॉन साइनोसाइडल, और उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सिर्फ रिड्यूस किया एंड वोल्टेज को उतना ही रखा, तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। फ्लक्स के सैचुरेशन के वजह से आपका जो फ्लक्स का साइनोसाइडल होना एक्सपेक्टेड था वो साइनोसाइडल नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। इज दिस क्लियर? ओके, तो दिस इज डन। ये कौन सा मेथड था? बाय चेंजिंग, बाय कंट्रोलिंग दी फ्लक्स। नेक्स्ट मेथड इज बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स चेंज करना इतना आसान नहीं है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में उसमें एक एडवांटेज की बात है कि आप जितने पोल्स स्टेटर पे बनाते हैं उतने ही पोल्स रोटर पे बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। स्लिप रिंग में आपका स्टेटर नंबर ऑफ पोल्स एंड रोटर नंबर ऑफ पोल्स जनरली वो डिफरेंट रहते हैं, और स्क्यूइंग एंड वो काफी इफेक्ट्स होते हैं इंडक्शन मोटर में, दैट विल कम इन योर लास्ट सेमेस्टर। तो स्लिप रिंग के लिए आपको वो उतने नंबर ऑफ पोल्स का वाइंडिंग करना पड़ता है ऑन रोटर एज वेल, बट अभी हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ज्यादा यूज करते नहीं है, सो विल नॉट टॉक अबाउट इट। बट अगर आपको स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स चेंज करने हैं इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो आपके पास वैसे वाइंडिंग्स रहने चाहिए इन स्टेटर। तो आपके पास सेम स्लॉट में मे बी फॉर एग्जाम्पल एक वाइंडिंग होगी जिसके नंबर ऑफ पोल्स 4 रहेंगे, दूसरी वाइंडिंग रहेगी जिसके नंबर ऑफ पोल्स 6 रहेंगे। ओके, तो स्टेटर के अंदर आपको दो तरह की वाइंडिंग बिठानी पड़ेगी, आप अगर आपको दो सिंक्रोनस स्पीड चाहिए बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। अगर आपको तीन सिंक्रोनस स्पीड चाहिए तो आपको तीन तरह की वाइंडिंग बिठानी पड़ेगी। एंड आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम कि अगर ये हमें नंबर ऑफ पोल्स चेंज करने हैं तो वो इतने सारे वाइंडिंग बिठाने की वजह से उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। So this is not again economical, and this is also not used nowadays. But let's discuss about the advantages, disadvantages. तो एक एडवांटेज की बात है फॉर स्क्विरल केज, जितने हम पोल्स स्टेटर पे बनाते हैं उतने ही पोल्स हमारे रोटर पे बन जाते हैं। अगर हमने P को डिक्रीज किया, NS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, अगर हमने P को डिक्रीज किया तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NS, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैंने नंबर ऑफ पोल्स कम किए, हाँ बढ़ा है, तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा एंड सेम एज दी मैक्सिमम टॉर्क। ओके, ST max there is no change, but yes NRT max will change because आपका NS चेंज हो रहा है। तो ST max अगर चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब आपका डिस्टेंस बिटवीन दिस NRT max and this synchronous speed will remain same for all the poles. Okay, so synchronous speed जो है अगर आप नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाएंगे तो आपका वो बढ़ता जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क दोनों बढ़ते जाएंगे। That clear? Write down. For squirrel cage induction motor, for squirrel cage induction motor, rotor adapts itself for any number of poles
for any number of stator poles. Change in stator pole is achieved by two or more independent stator windings wound for different number of poles in same slots. This increases size of induction motor and hence not economical. Not economical and rarely used. दोनों. तो दिस अभी ये ऐसी टाइप ऑफ पोल चेंजिंग मोटर लास्ट में शुगर केन इंडस्ट्रीज में यूज होती थी. शुगर केन इंडस्ट्रीज में जहां से वो सिरप आता है, फिर उसमें इट इज एक्चुअली अ सेंट्रीफ्यूज पता है सबको सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? वो ब्लड टेस्ट में जो घुमाते हैं, हाँ, वो अलग अलग करने के लिए. तो शुगर इंडस्ट्रीज में भी वैसे ही होता है. आपके पास गन्ने का जूस है तो उसमें से आपको जो इम्प्यूरिटीज है वो निकालनी है. दे आर कंपेरेटिवली हेवियर. तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको आपको घुमाना पड़ता है और वो सर्टेन स्पीड्स पे घुमाना पड़ता है. तो वो फॉर रिमूविंग दोज इम्प्यूरिटीज. अभी वो सर्टेन स्पीड्स जो है वो उन्होंने ऐसे सेट किए हैं कि वो आपके सिंक्रोनस स्पीड मतलब 4 नंबर ऑफ पोल्स, 6 नंबर ऑफ पोल्स, 8 नंबर ऑफ पोल्स के नियर बाय. तो वहां पे और अलग कुछ स्पीड कंट्रोल नहीं करना है. तो रादर देन यूजिंग अ ड्राइव, अगर आपके 3 ही सेट स्पीड है जहां पे आपको मोटर को घुमाना है, एंड शुगर इंडस्ट्रीज आर ऑफ कोर्स दे आर इन रूरल एरियाज, आउटस्कर्ट्स में होते हैं वो, तो स्पेस इज ऑल्सो नॉट अ कंस्ट्रेंट. तो साइज अगर मोटर की बड़ी भी रहेगी तो भी कुछ इशू नहीं होगा. तो दैट इज वाई दे यूज टू यूज. अभी आई डोंट नो दैट करंटली अभी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बट शुगर इंडस्ट्रीज में ये पोल चेंजिंग मेथड का यूज मैंने देखा. ओके. तो अभी पता नहीं, अभी शायद वो भी एडवांस्ड हो गए होंगे, उनके प्रोसेसेस चेंज हो गए होंगे, तो दे माइट बी गोइंग फॉर द ड्राइव. बट पहले यू यूज होता था. साइज बढ़ेगी तो इकोनॉमिकल क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज साइज बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा. यू विल रिक्वायर मोर स्पेस. अभी मुंबई जैसी जगह में स्पेस का कितना कंस्ट्रेंट है एंड व्हाट इज द वैल्यू दैट वी ऑल नो. बट अगर रूरल जगह पे या आउटस्कर्ट्स में स्पेस अवेलेबल है उसके बाद भी अगर आपकी मोटर की साइज ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, तो आपका जो फाउंडेशन होता है मोटर का, जो फाउंडेशन पे आप मोटर बनाते हैं, अभी हमारे कॉलेज में जो मोटर्स है वो काफी छोटे हैं, बट बड़े बड़े मोटर्स जैसे उस दिन हमने देखा था, तो वो मोटर जो थी वो एक फाउंडेशन पे थी. तो वो फाउंडेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता है अगर आपके मोटर का साइज एंड वेट बढ़ता है. ओके. So that is why I said it is not economical and it is rarely used, right? नेक्स्ट मेथड जो हमने देखी थी, इट इज स्पेशली फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बिकॉज उसमें हमें रोटर रेजिस्टेंस वेरी करना होता है. तो रोटर रेजिस्टेंस हम स्लिप रिंग के केस, स्क्विरल केज के केस में चेंज कर ही नहीं सकते हैं.
इट इज शॉर्ट सर्किटेड रोटर, एंड रिंग से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दिस मेथड was followed. एंड वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में आज भी हम बात कर रहे हैं. अगर ये ऑब्सोल्यूट हो गया है या बहुत ही कम जगह पे यूज होता है, फिर भी हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे हमें जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इससे इन दैट उतने पैसे में जो मिलती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है. मतलब आप देख सकते हैं कि आप पूरा रीजन आपका, पहले सपोज दिस इज अ रेटेड वन, ये मेरा रेटेड जो इनबिल्ट रेजिस्टेंस है स्लिप रिंग का, उसके साथ वाला ये कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसमें से ये वाला पार्ट किस में आता है? स्टेबल रीजन. ये अनस्टेबल रीजन है. बट बाय चेंजिंग द रोटर स्पीड, आप देखो आपका जो स्टेबल रीजन है वो आपने कितना एक्सटेंड किया. अगर आपने R22 किया तो आपका स्टेबल रीजन इतना हो गया. मतलब वर्ड स्टेबल रीजन बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले मुझे सिर्फ इतने स्पीड्स पॉसिबल थे, बट अभी मुझे इतने स्पीड पॉसिबल है, और बढ़ा है तो इतने स्पीड्स पॉसिबल है, और बढ़ा है तो इतने स्पीड्स पॉसिबल. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर टू पहले जो 3 हमने किए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर एक्सीलेंट बिकॉज आपका जो ऑपरेटिंग रीजन है वो बढ़ गया. यू कैन अचीव ईच एंड एवरी स्पीड. आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है स्पीड का. बाय कीपिंग फ्लक्स कांस्टेंट, जो हमारा वो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का इशू था, फ्लक्स लेवल जो है ऊपर नीचे हो गया तो पावर ट्रांसफर भी नहीं होगा. मतलब इट विल डिस्टॉर्ट, आरएमएफ विल डिस्टॉर्ट, देन ऑल अदर इश्यूज आ जाएंगे. तो यहाँ पे हम फ्लक्स को कुछ हाथ नहीं लगा रहे, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जस्ट यू आर वेरिंग द रोटर रेजिस्टेंस. बस इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहली बात आपके पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होनी चाहिए. स्क्विरल केज से इससे कोई लेना देना नहीं. स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगर आप यूज करते हो तो उसमें ब्रशेस आते हैं, कम्यूटेटर आता है, तो उसका मेंटेनेंस, उसके लॉसेस यू हैव टू बेयर. So all these were the disadvantages of using slip ring motor itself. Okay, so note down. यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? हमने देखा that starting torque was changing, but maximum torque was not changing. It is constant. And of course ST max will change. One more advantage कि हम at the beginning जहाँ पे आपका मोटर ऑन लोड मैक्सिमम टॉर्क पे आपको चालू करना है, तो आप इसमें वो अचीव कर सकते हो. See this characteristic R42, आपका मैक्सिमम टॉर्क आपको 0 स्टैंड स्टिल पे मिल जाएगा. That was again another beauty of this characteristic कि आपको 0 स्पीड पे, स्टैंड स्टिल पे जब आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, every time it is not possible. I had given you example of that traction and lift. आप बोलते हो क्या पैसेंजर्स को, उतरो हमें ट्रेन को स्टार्ट करना है? नहीं ना. जितने भी पैसेंजर्स हो, टाइम कोई भी हो, पीक आवर कितना भी होने दो, भले लोग दरवाजे से लटके या उसके ऊपर चढ़ के बैठे, आपको ट्रेन को चालू करना ही है. तो मैक्सिमम टॉर्क देके भी ये मोटर आप चालू कर सकते हो ऑन मैक्सिमम टॉर्क. Okay, that was another advantage of this. Rotor resistance, of course, disadvantage है कि it is applicable for only slip ring induction motor. And slip ring induction motor के जो disadvantages है, brush, commutator, ये all are applicable to this one. Okay, so we'll not discuss much about it. But अभी मेरा next motto क्या है कि अभी मुझे पता चला है that this characteristic is the best one. So I'll try to achieve this characteristic. Not by changing rotor resistance, but by doing some another method. And that method is nothing but varying the voltage and frequency both at the same time. यहाँ तक 4 जो डिस्कस किए, इसमें किसी को कुछ डाउट है? कुछ रिपीट? Okay, should I go ahead? Okay. So in this 5th method, हम वो अचीव करने वाले हैं जो हमने ऊपर वाले रोटर रेजिस्टेंस मेथड में अचीव किया था. अभी हमारा प्रॉब्लम क्या था? मेरा जो फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू E by F और V by F. तो अगर मैंने सिर्फ वोल्टेज वेरी किया या सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहने वाला. एंड माय अटमोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट
जो म्यूचुअल फ्लक्स पे ये मोटर्स या कोई भी मशीन चलती है कि उसमें फ्लक्स लेवल कांस्टेंट रहना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर को भी हमने कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहा था, राइट? तो अगर मुझे फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है फिर भी मुझे स्पीड टॉर्क वेरी करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रेशियो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दिस V by F रेशियो आई नीड टू कीप कांस्टेंट। अगर मेरा रेटेड वोल्टेज 450 है एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसको 50 को अगर मैं 25 करती हूँ तो मुझे वोल्टेज को भी 220 करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड बाय 2, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं इस पे बिलीव होता है तो आप कैलसी में करके देखिए, 440 बाय 50 कितना होता है एंड 220 बाय 75 कितना होता है। ओके, ये सिर्फ मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए ये रेंज लिया है। अदरवाइज यू कैन चेंज फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 50 टू इवन 49। यू हैव एसी ड्राइव, एसी ड्राइव अगर आपके पास है तो आप फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लेके 49.9 49.5 इस रेंज में भी आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते, बट आपको वोल्टेज को भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो V बाय F कंट्रोल में होता क्या है, ऑफकोर्स द स्टार्टिंग टॉर्क जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर एंड डिवाइडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F क्यूब। तो ये चेंज होने वाला है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे F एक एक्स्ट्रा है, तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क वेरी होगा। बट मैक्सिमम टॉर्क में द मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर, और हम V बाय F को कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर मैं V बाय F को कांस्टेंट रखती हूँ तो मेरा V1 स्क्वायर बाय F स्क्वायर वो भी कांस्टेंट ही आएगा। समझ में आ रहा है? शुड आई रिपीट दिस? आई एम कीपिंग V बाय F कांस्टेंट। तो पहले वाले में तो समझ में आता है कि ये V1 स्क्वायर है F क्यूब है, तो मैंने V बाय F कांस्टेंट भी रखा तो भी नीचे एक F एक्स्ट्रा है। तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस किया, वोल्टेज भी रिड्यूस किया उसके साथ उसके ही प्रपोर्शन में, तो भी ये स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने वाला है। मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर बाय F स्क्वायर। अभी V1 स्क्वायर बाय F स्क्वायर इज नथिंग बट V1 बाय F द होल स्क्वायर, और ये V1 बाय F तो मैंने कांस्टेंट रखा है। तो इफ दिस फैक्टर, अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, मैंने V1 भी चेंज किया और F भी चेंज किया और ये फैक्टर को मैंने कांस्टेंट रखा, तो क्या आपका T मैक्स चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। So T max is not going to change. ST max, of course, it will change according to NS because हम frequency vary कर रहे हैं, तो NS तो change होने ही वाला है। NS is directly proportional to S. Now looking at this characteristic, ये after this मेरा T max, अब ये rated का है, this is V1 by F1, ये rated वाला characteristic है। उसके बाद अगर मैंने frequency को कम किया और वोल्टेज को भी कम किया, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को कम किया तो सिंक्रोनस स्पीड कम होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी को कम किया तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट मैक्सिमम टॉर्क सेम है। एंड एसटी मैक्स जो है इसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। सो नाउ यू सी दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंजिंग रोटर रेजिस्टेंस काफी सिमिलर है, सिर्फ इसमें एनएस भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे एनएस चेंज नहीं हो रहा, बट काफी मैच हो रहा है दोनों। So this is the method which is used nowadays for almost all the applications जहाँ पे हम इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। Write down. It is most admired method. वो तो पता ही है सबको, फिर भी लिखते हैं चलो। सप्लाई वोल्टेज
supply voltage is reduced in proportion to frequency, supply frequency. जो ऊपर एग्जांपल दिया था 450 by 440 by 50, 220 by 25. So as to maintain constant flux. Then flux is proportional to V by S. तो रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल में जो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक के एडवांटेजेस बताए थे कि आपका जो स्टेबल रीजन है वो काफी बढ़ जाता है, तो यू गेट ह्यूज रेंज ऑफ स्पीड्स. ओके, आपको जो स्पीड जो टॉर्क चाहिए आप सेट कर सकते हो. तो ये एडवांटेजेस आपको इधर भी मिलेंगे, बराबर. यू कैन सेट एनी स्पीड, आपका जो स्टेबल रीजन है वो बढ़ जाएगा. बट उसके साथ साथ इन केस ऑफ रोटर रेजिस्टेंस मेथड, रोटर वो जो एडिशनल रेजिस्टेंस हम लगाते थे स्लिप रिंग के थ्रू, उसमें से भी करंट फ्लो होता है. तो देयर विल बी आई स्क्वायर आर लॉस इन दैट. मतलब वो मेथड कंपेरेटिव टू दिस इट वाज इनएफिशिएंट क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लॉस होता था. So this method gives the very high efficiency, runtime efficiency compared to other methods. Okay. उसके अलावा हमने जो विजिट किया वहां पे आपको बताया गया कि वो जो स्टार्टर यूज हुआ था मोटर्स के लिए, वो कौन सा स्टार्टर था? सॉफ्ट स्टार्टर. सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब ये है कि आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं. ओके. सॉफ्ट स्टार्टर यूज करके आप उसमें क्या करते हैं? यू वेरी द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज बोथ टुगेदर, यू कैन वेरी. हाँ, तो उसीलिए उसका जो स्टार्टिंग करंट है, देन दी स्टार्टिंग टॉर्क, देन जो मोटर के स्ट्रक्चर पे जो उसका प्रेशर आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क अगर ज्यादा है, तो एवरीथिंग यू कुड कंट्रोल देयर व्हेन यू यूज सॉफ्ट स्टार्टर. तो सॉफ्ट स्टार्टर अभी ये सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन नेक्स्ट सेमेस्टर यू विल लर्न अबाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर्स है, आपको सब्जेक्ट है नेक्स्ट सेमेस्टर में. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए हैं उससे और एक्स्ट्रा मॉसफेट के थोड़ा आगे जाके आईजीबीटी वगैरह डिवाइसेस है, वो यूज करके आप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कैसे वेरी कर सकते हैं, वोल्टेज कन्वर्टर्स, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, वो सारा उसमें आएगा. इसीलिए अभी के लिए वो सॉफ्ट स्टार्टर हमने सिलेबस में ऐड नहीं किया है. बट ड्राइव्स अगर आप यूज कर रहे हो, ये ड्राइव हाउ यू कैन वेरी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग एसी ड्राइव्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज ड्राइव, ट्रिपल वीएफडी. तो अगर आप वीएफडी यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास सॉफ्ट स्टार्टर है ही, वो अरेंजमेंट है ही, तो यू कैन गो फॉर सॉफ्ट स्टार्ट. सॉफ्ट स्टार्टर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. ये अगर आपके पास ड्राइव है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट सॉफ्ट स्टार्ट मोड. उसमें सिर्फ आपको क्या प्रोग्रामिंग करने का है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसको अपने जैसे अगर वर्क करवाना है तो उसमें प्रोग्रामिंग लगता है. तो वो प्रोग्रामिंग आपको करना है, वो सॉफ्ट स्टार्ट का एक मोड उसमें आ गया, देन इट कैन सॉफ्ट स्टार्ट. आपको अलग से सॉफ्ट स्टार्टर या कोई भी स्टार्टर लेने की जरूरत नहीं. नॉट इवन डीओएल स्टार डेल्टा, एनी स्टार्टर इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑटो ट्रांसफॉर्मर नॉट रिक्वायर्ड. Okay, so that is the added advantage. Write down this method. This method gives higher runtime efficiency. Higher
रन टाइम एफिशिएंसी. Therefore, majority of AC speed drives majority of AC speed drives employ constant V by F method. Along with wide range wide range of speed control. This method also offers soft start capability. Soft start capability. Other benefits. Reduces starting current. Reduces starting current and torque, obviously. Starting current. Will not talk about starting torque because अगर आपको starting में high torque चाहिए तो वो भी ये दे सकते हैं. Reduces starting current. Increase in the stable operation area. Wider operating speed range. And overall increase in efficiency. So which starting method is the best method? V by F method. But when I ask which is the best method, तो वो best method जो है, it should be in reference with the application. जैसे कि मैंने वो शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया कि वहां पे मुझे सिर्फ 3 स्पीड चाहिए, बराबर. तो कहना है आज अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट आया तो आप कंसल्टेंट है तो आप वो ओनर को बोल सकते हो क्या कि वीएफडी का 1 लाख 2 लाख का खर्चा होने वाला है. बिकॉज वीएफडी क्या करेगा, वीएफडी मुझे वाइड ऑपरेटिंग रेंज दे रहा है बट उतनी जरूरत ही नहीं है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. So when we say that it is a best method, तो best method in reference to what? एप्लीकेशन क्या है. फाइनली आपको दोनों देखना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है और वो इकोनॉमिकली वायबल है क्या. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, जैसे आपका एप्लीकेशन हो वैसे आपको मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके,
अगर आपको वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, वाइड रेंज ऑफ स्पीड चाहिए वेरिएशन, देन यू कैन गो फॉर आइदर स्लिप रिंग और दिस, बट बाय सेइंग कि स्लिप रिंग के लॉसेस मेंटेनेंस ज्यादा है, यू हैव टू गो फॉर वीएमटी। समझ में आया? सो कंपैरेटिव आपको स्टडी करना है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आपको पूछे बेस्ट मेथड, बेस्ट क्या है, बट उसका यूटिलिटी क्या है, बराबर। जैसे कि पहले स्कूल में बच्चे वो स्लेट और पेंसिल से लिखते थे, क्योंकि उनका उनको मिटाना था, एवरी टाइम दे हैव टू रिवाइज ना, उनको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है जो प्रैक्टिस करते हैं। बट अभी वो बच्चों के हाथ में भी टैब थमानी है। So can we say that that is the best method to study for a KG student or first standard, second standard student? That might be best method for Ambani's granddaughter or grandson, but not like for us. So we have to see कि हमारी utility क्या है, हमारा जैसे हम बोलते हैं ना बजट कितना है, and then select the method. Okay? Any doubt up to this point?